हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस कक्षा में हम लोग गद्यांश को बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे और उसे बनाने का भी प्रयास करेंगे। गद्यांश को बनाना सीखने के लिए इस बार सीबीएसई के द्वारा जारी सैंपल पेपर में दिए गए गद्यांश को ही हम लोग अपना माध्यम बनाते हैं और फिर उसको सीखने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। आगे वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए आगे हम लोग गद्यांश को बनाने पर चर्चा करें। उसके पहले एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि जब कभी किसी प्रश्न को बनाए तो उस प्रश्न पत्र के ऊपर में दिए गए जो सामान्य निर्देश होते हैं उनको जरूर हम सबको ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार ही हमको आगे उसका सब कुछ पालन करना चाहिए। अर्थात निर्देशों के अनुसार ही हमें उन प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको कभी भी नज़रअंदाज करने से हो सकता है कि कुछ नुकसान हो जाए। अतः निर्देशों का निश्चित रूप से ध्यानपूर्वक उसको पढ़े और उसका पालन करें, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग गद्यांश को बनाने के ऊपर चर्चा करते हैं और उसे देखते हैं कि गद्यांश को कैसे बनाए जाएं कम से कम समय में। तो इसके लिए सबसे पहले होता क्या है कि हम लोग देखते क्या है कि गद्यांश जो होता है वो गद्यांश लोग कई तरीक़ों से बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो गद्यांश को पहले पढ़ते हैं, उसकी एक एक पंक्ति, उसके एक एक शब्दों को बड़े गौर से पढ़ते हैं और फिर उसको समझने का प्रयास करते हैं। जब गद्यांश को समझ लेते हैं फिर उसके बाद उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए होते हैं और उन प्रश्नों के जो विकल्प होते हैं उनको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। फिर एक बार तो गद्यांश पहले पढ़ते हैं, फिर बाद में प्रश्न को पढ़ने के बाद फिर दोबारा उस गद्यांश को पढ़ते हैं और फिर जहां उनको लगता है कि इस प्रश्न का सही जवाब है उसको अंडरलाइन कर लेंगे पेंसिल से या फिर पेंसिल से और फिर उसके बाद उसके आधार पर उस प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। एक तरीका तो ये होता है जैसे कुछ लोग बनाते हैं। दूसरा एक तरीका है कि लोग गद्यांश को पढ़ने के पहले गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न उसके नीचे दिए गए होते हैं उन प्रश्नों को और प्रश्नों के लिए दिए गए विकल्पों को ध्यान से पढ़ते हैं। गद्यांश को नहीं, पहले प्रश्न और फिर प्रश्नों के साथ दिए गए उसके विकल्पों को ध्यान से पढ़ते हैं बड़े गौर से। और जब उसे पूरे प्रश्न को और प्रश्नों के विकल्पों को अच्छी तरीके से वो समझ लेते हैं तो फिर उसके आधार पर एक सरसरी निगाहों से ऊपर दिए गए गद्यांश को वो देखते हैं। बहुत गौर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है गद्यांश को, सिर्फ प्रश्न को पढ़ते हैं और फिर उसके विकल्प को पढ़ते हैं। जब उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं तो उन्हीं प्रश्नों के लिए जो प्रश्न नीचे दिए गए थे उन प्रश्नों के लिए जो विकल्प दिए गए थे उनको तलाशने का प्रयास ऊपर के गद्यांशों में किया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। तो इसमें लोग कोई एक निश्चित मान्यता नहीं है कि आपको ऐसे ही इस गद्यांश को बनाना चाहिए, ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है। लेकिन लोग सुविधा के अनुसार, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार गद्यांशों को बनाते हैं। अगर किसी को ये सुविधा है कि पहले गद्यांश को पढ़ के समझ लें फिर उसके प्रश्नों को बनाएं तो वो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को ये लगता है कि समय ज़्यादा इसमें लगता है, कम समय में हमको अधिक से अधिक प्रश्नों को टच करना चाहिए, अधिक से अधिक प्रश्नों को बनाना है, तो कुछ लोग पहले प्रश्नों को और फिर उसके दिए गए विकल्पों को ध्यान से पढ़ते हैं। फिर उसको बनाने के लिए ऊपर दिए गए गद्यांशों को सरसरी निगाहों से, मतलब एक नज़र में उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। उसको ढूंढते हैं, उसको अंडरलाइन किया और फिर उसके आधार पर उसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, जो भी गद्यांश है, गद्यांश को आप इन दोनों तरीकों में से जो भी तरीका आप अपनाएं, लेकिन इसको बनाने के लिए सबसे बढ़िया और सही समय जो होता है वो होता है कि जब परीक्षा भवन में या परीक्षा हॉल में
जब आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का जो समय मिलता है अतिरिक्त, आप उसका उपयोग इसके लिए कर सकते हैं। मतलब गद्यांश को बनाने के लिए जो सबसे 15 मिनट का जो समय प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलता है, उसमें आप इस गद्यांश को बना सकते हैं। 2 गद्यांश मिलेंगे और दोनों गद्यांश में संभवतः 5-5 प्रश्न होंगे जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और उसको बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। तो खैर चलिए, आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले एक बात तो आप समझ गए होंगे, पहले गद्यांश पढ़ करके फिर उसके प्रश्नों को टटोलते हैं और फिर उसके जवाब, जो सही जवाब लगते हैं उसको आप लिखते हैं। ये एक तरीका है। लेकिन एक दूसरा जो तरीका है, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि दूसरे तरीका से हम इसको कैसे बनाएं और उसको देखने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज हम लोग पहले गद्यांश से, लगता है अभी तक आप इसको पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि पहले प्रश्न को पढ़ें और फिर उसके बाद गद्यांश को देखें और फिर देखें कि कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ जो पहला प्रश्न है, इस पहला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत को अनोखा राष्ट्र कहने से लेखक का तात्पर्य है, अर्थात लेखक का क्या तात्पर्य है। लेखक ने भारत को अनोखा राष्ट्र कहा है, तो ऐसा अनोखा राष्ट्र कहने से लेखक का क्या तात्पर्य है, प्रश्न ये है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए। इन चारों विकल्प में से एक ही विकल्प सही होगा, बाकी 3 विकल्प गलत होंगे। आपको यही चुनना है कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही और कौन कौन गलत है। कौन कौन गलत है इस पर तो चर्चा नहीं करना है, लेकिन जो सही विकल्प होंगे उसको ही आपको लिखना है। इसके लिए पहला जो विकल्प है उसमें दिया गया बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन, दूसरा है मूर्तिकला के सर्वश्रेष्ठ नमूने, तीसरा है संवेदनशील भारतीय नागरिक और चौथा है विभिन्नता में एकता का प्रतीक। ये पहला जो प्रश्न है उसके लिए 4 विकल्प दिए गए और इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही, ये आपको ढूंढना है। एक बात। अब दूसरे प्रश्न को भी देख लें पहले। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता प्रतीक है। मतलब ये कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस बात का प्रतीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है मूर्तिकार के कौशल का, दूसरा है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, तीसरा है प्राचीन सुव्यवस्थित सभ्यता का, चौथा है स्वाधीनता संग्राम के नायकों का। आप ये दूसरे नंबर का जो प्रश्न है और उसके 4 जो विकल्प दिए गए, मूर्तिकार के कौशल का, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, प्राचीन सुव्यवस्थित सभ्यता का, स्वाधीनता संग्राम के नायकों का, ये भी आप अपने दिमाग में रखेंगे, मतलब इसको स्मरण में रखेंगे, फिर आगे हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे। चलिए, तीसरा जो प्रश्न है वो आप देखें। तो इसमें कहा जाता है कि गद्यांश हमें संदेश देता है। क्या संदेश देता है? तो इसके लिए भी 4 विकल्प है। कलाकार अपनी कला का श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, भारतीय नृत्य और संगीत की कला विश्व प्रसिद्ध है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण आवश्यक है, स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों का विशेष योगदान है। ये 4 विकल्प है। तो इस तीसरे नंबर का जो प्रश्न है और उसके जो विकल्प है उसको भी आप अपने मस्तिष्क में रखेंगे, फिर आगे गद्यांश में इसको भी ढूंढने का हम लोग प्रयास करेंगे कि गद्यांश हमें क्या संदेश देता है। ठीक है। देखिए, अब चौथे नंबर का जो प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, गद्यांश में मूर्तियों का सविस्तार वर्णन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। सूक्ष्म अवलोकन एवं कला का प्रेम, प्राचीन मूर्तियों की भाव भंगिमा, स्थूल अवलोकन एवं कला प्रेम और चौथा है सांस्कृतिक एकता का सौहार्द। इसमें से 4 जो विकल्प है इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा ये आपको देखना है। चलिए, अब इसके लिए जो 5वां सवाल है वो है कि निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प लिखिए। भारतवर्ष, एक कथन में जो है भारतवर्ष में कला एवं संस्कृति का अनूठा प्रदर्शन हर समय हुआ है और कारण है कि भारतीय वस्तुकला एवं मूर्तिकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। ठीक है, ये 2 कथन है और इसके आधार पर 4 विकल्प दिए गए। जो विकल्प सही है वो सही है, जो गलत होगा वो गलत होगा, वो आपको चुन के लिखना है। यहाँ पर पहला जो है विकल्प उसमें कहा जाए कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत हैं। ख में है कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है।
अगला जो है उसमें कहा जाता है कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। और पांचवा जो है इसमें कहा जाता है कथन ए तथा कारण आर दोनों ही सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ये 4 विकल्प हैं। अब तक आप लोगों ने देखा कि प्रश्न क्या है और किस तरह के प्रश्न है, उन प्रश्नों के लिए किस किस तरह के क्या क्या विकल्प देंगे ये भी आप लोगों ने देखा। तो चलिए अब हम लोग करते क्या है कि अब हम लोग चलते हैं उस गद्यांश की तरफ और गद्यांश में इन सभी प्रश्नों को ढूंढने का प्रयास करेंगे और जहां मिलेगा उसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। क्लियर है? तो चलिए आगे हम लोग पहले गद्यांश की तरफ अब चलते हैं। चलिए, आपको तो याद होगा कि पहला जो प्रश्न था उसमें भारत को अनोखा राष्ट्र कहने से लेखक का क्या तात्पर्य था, ये सवाल आपसे पूछे गए थे। अनोखा राष्ट्र कहने का क्या मतलब था? तो इसके लिए हम लोग देखेंगे, पहले इसको आप ऊपर से ढूंढने का प्रयास करेंगे। सबसे ऊपर देखते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश के विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है। भारत एक अनोखा राष्ट्र है जिसका निर्माण विविध भाषा, संस्कृति, धर्म के तानों बानों, अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित स्वाधीनता संग्राम, सांस्कृतिक विकास के समृद्ध इतिहास द्वारा एकता के सूत्र में बांधकर हुआ है। यहाँ आप लोगों ने देखा एक जो अनोखा राष्ट्र है, यहाँ देखें अनोखा राष्ट्र है और कहता है कि इतनी सारी चीज़ें, विविध भाषा, संस्कृति, धर्म, अहिंसा, न्याय के सिद्धांत, स्वाधीनता संग्राम और सांस्कृतिक विकास के समृद्ध इतिहास द्वारा एकता के सूत्र में बांधकर हुआ है। देख रहे हैं यहाँ कि नहीं देख रहे हैं? अनोखा राष्ट्र और एकता के सूत्र में बांधकर हुआ है। क्लियर है ना? एक मतलब ये हुआ कि पहला जो प्रश्न है उस प्रश्न का जो विकल्प होगा उस विकल्प में हम देखेंगे एकता के सूत्र वाला कोई अगर उसमें विकल्प है तो इसका आंसर वही होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वो है या नहीं है, वो कौन सा है। क्लियर है ना? उसको हम लोग पहले अब आते हैं, पहले वहाँ उसको हम लोग सही करते हैं, फिर आगे हम लोग दूसरे नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। भारत को अनोखा राष्ट्र कहने से लेखक का तात्पर्य है, ये था ना अनोखा राष्ट्र, देखा था हम लोगों ने वहाँ। और इसके लिए विकल्प क्या क्या है? बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन, ये वहाँ नहीं था। मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूने, ये भी उसका जिक्र वहाँ नहीं है। संवेदनशील भारतीय नागरिक, उसकी कोई बात ही नहीं हुई है। विभिन्नता में एकता का प्रतीक, देख रहे हैं यहाँ, विभिन्नता में एकता का प्रतीक, ये इसका मतलब है इसका जो सही जवाब होगा वो होगा यही विभिन्नता में एकता का प्रतीक। यानी भारत को अनोखा राष्ट्र कहने से लेखक का तात्पर्य विभिन्नता में एकता का प्रतीक से है। बात आई समझ में? ठीक है, ये एक तरह। तो चलिए अब इसके दूसरे प्रश्न को खोजते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता प्रतीक है, किस बात का प्रतीक है, इसको हम लोग अभी फिर देखेंगे। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि उसको एकता के सूत्र में बांध कर हुआ है। आगे हम लोग देखें तो शायद उसका कुछ मिले हमको। हम इतिहास की बात करें या वर्तमान की, भारतवर्ष में कला एवं संस्कृति का अनूठा प्रदर्शन हर समय और हर स्थान पर हुआ है। नृत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला इत्यादि से समृद्ध भारत की पहचान पूरे विश्व में है। भारतीय वास्तुकला एवं मूर्तिकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इस कला की कहानी लगभग 5000 वर्ष सिंधु घाटी की सभ्यता से आरंभ होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता की बात आ गई यहाँ पर, देख रहे हैं ना, सिंधु घाटी की सभ्यता, देख रहे कि नहीं देख रहे? ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता की बात आई तो यहीं हमको कहीं इसका जवाब भी यहीं आसपास होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता आरंभ होती है इसके 2 प्रमुख नगरों मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति में अच्छी सड़कें, 2 मंजिले मकान, स्नान घर, पक्की ईंटों के प्रयोग के सबूत मिले हैं। ठीक है, आगे आप देखें यहाँ पर तो गुजरात के लोथल नामक स्थल की खुदाई से पता चला है कि वहाँ नावों के सामान उतारने के लिए 216 गुने 37 मीटर लंबी चौड़ी तथा 15 फीट गहरी मोट गोदी बनी हुई थी। मिट्टी के पत्थर, धातु, हड्डी, कांच आदि की मूर्तियां खिलौने बनाने में कुशल थे। देख रहे कि नहीं देख रहे? तो मतलब ये है, यहाँ हम लोग देखें तो ये जो
यहाँ हम लोग यहाँ से देखें अगर, तो ये देखें, ये जो चीज़ है वो यहाँ दिखाता है कि जो सिंधु घाटी है किसका प्रतीक था। यहाँ हम लोगों ने देखा कि अच्छी सड़कें हैं, 2 मंजिले मकान है, स्नान घर है, पक्की ईंटों के उपयोग के सबूत मिले हैं, ठीक है। और सामान नावों से सामान उतारने के लिए 216 गुने 37 मीटर चौड़ी तथा 15 फीट गहरी गोदी बनी हुई थी वहाँ पर, ठीक है। मिट्टी, पत्थर, कांच आदि का प्रयोग किया गया, मतलब ये एक सब कुछ सुव्यवस्थित वहाँ कुछ न कुछ था, ठीक है। अब देखेंगे यही वो चीज़ है, तो यहीं पर कुछ ना कुछ होगा। देखा अब यहाँ इतना सब कुछ देखा, लगता है सब कुछ कुछ व्यवस्थित था वो जगह। तो इस तरह का कोई विकल्प उसमें है या नहीं है, ये हम लोग पहले अब देखेंगे। अगर होगा तो इसका जवाब भी वही होगा, ये आपको गौर करना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि उसमें ऐसा कोई विकल्प है या नहीं है। अगर होगा वो विकल्प तो वही विकल्प होगा, उसी को हम लोग पहले बनाएंगे। तो चलिए उसको पहले देखते हैं। यहाँ देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता प्रतीक है, मूर्तिकार के कौशल का इसका तो कोई बात नहीं है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसका तो कोई बात ही नहीं करना, वो पहले ही हम लोग खत्म कर चुके हैं। प्राचीन सुव्यवस्थित सभ्यता का, स्वाधीनता संग्राम के नायकों का, तो यहाँ न तो स्वाधीनता संग्राम के नायकों की बात हो रही है, न एक भारत श्रेष्ठ भारत का, न मूर्तिकार का। यहाँ तो प्राचीन सभ्यता जो है उसकी बात है कि प्राचीन सुव्यवस्थित सभ्यता का। तो हम लोगों ने देखा था कि मकान थे, व्यवस्थित गलियाँ थी, और सामान उतारने के लिए समुद्र के तट पर वो बनाए गए थे, वो सारे थे, तो मतलब वो सब कुछ व्यवस्थित था वहाँ पर। इसलिए इसका सही जवाब होगा प्राचीन सुव्यवस्थित सभ्यता का। बात समझ रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतीक है। किस सभ्यता का प्रतीक है? तो सुव्यवस्थित सभ्यता का प्रतीक है सिंधु घाटी। बात समझ आई? तो ये इसका सही जवाब होगा। क्लियर? बात आ रही है समझ में? चलिए अब इसका जो तीसरा सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गद्यांश हमें संदेश देता है। गद्यांश हमें संदेश देता है। कौन सा संदेश देता है भाई? तो कलाकार अपनी कला का श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, भारतीय नृत्य संगीत की विश्व में प्रसिद्ध है, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण आवश्यक है, स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों का विशेष योगदान। देखिए 4 विकल्प आप ध्यान में रखेंगे, और गद्यांश हमें जो संदेश देता है वो हम लोग देखेंगे। अब फिर गद्यांश की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखें तो यहाँ कहते हैं तीनों मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूने। मूर्ति का सर्वश्रेष्ठ होना मूर्तिकार के कौशल पर निर्भर करता है। मूर्ति की प्रत्येक भाव भंगिमा दर्शाने में मूर्तिकार जी जान लगा देता है। भारत के प्रत्येक कोने में इस प्रकार के विभिन्न कलाएं हमारी संस्कृति में प्रतिबिंबित होती है। इस अतुलनीय निधि का बचाव और प्रचार प्रसार ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना है। यहाँ देखिए ये जो है ये आपके लिए आंसर, ये वो आपके लिए आंसर हो सकता है। ये देखिए, निधि का बचाव और प्रचार प्रसार, बचाव और प्रचार प्रसार, देख रहे हैं ना आप? ये इसका जवाब होगा। तो देखते हैं इससे जुड़ा हुआ कोई विकल्प वहाँ है कि नहीं है। बचाव और प्रचार प्रसार मतलब सुरक्षा या फिर कह लें उसके संरक्षण की बात यहाँ पर कही गई है। भारत की परिकल्पना है, यहाँ कहते हैं ना अतुलनीय निधि का बचाव और प्रचार प्रसार ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना है, मतलब यहाँ उसकी सुरक्षा की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग चलते और उसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। गद्यांश हमें संदेश देता है, कलाकार अपनी कला का श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, भारतीय नृत्य और संगीत कला विश्व प्रसिद्ध है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण आवश्यक है, स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों का विशेष योगदान। तो यहाँ हम लोग देखें तो इसका सही जवाब होगा, वो होगा भारतीय सभ्यता संस्कृति का संरक्षण आवश्यक है। बचाव और प्रचार प्रसार की बात वहाँ कही गई है, इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण आवश्यक है। क्लियर है? चलिए अब इसका चौथे नंबर का जो सवाल है उसमें आप देखेंगे कि गद्यांश में मूर्तियों का सविस्तार वर्णन दर्शाता है। सूक्ष्म अवलोकन एवं कला प्रेम, प्राचीन मूर्तियों की भाव भंगिमा, स्थूल अवलोकन एवं कला प्रेम, सांस्कृतिक एकता का सौहार्द, ठीक है ना।
इसके लिए फिर हम लोग गद्यांश की तरफ चलते हैं। और अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि धातु से बनी एक मूर्ति में एक नारी को कमर पर हाथ रखे नृत्य मुद्रा में दर्शाया गया है। दूसरी मूर्ति पशुपतिनाथ शिव की तथा तीसरी मूर्ति दाढ़ी वाले व्यक्ति की है। ये तीनों मूर्तियाँ कला के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं। मूर्ति का सर्वश्रेष्ठ होना मूर्तिकार के कौशल पर निर्भर करता है। मूर्ति की प्रत्येक भाव भंगिमा को दर्शाने में मूर्तिकार जी जान लगा देता है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो बातें हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ पर दिखाया गया है कि बड़ी गहराई के साथ मूर्ति का अवलोकन किया गया है। मूर्ति को बड़े गौर से यहाँ मूर्तियों का परीक्षण किया गया है। ठीक है, मतलब ये कि बड़ी गहराई के साथ बड़े गौर करते हुए इन मूर्तियों को देखा और देखने और समझने का प्रयास किया गया है। जब मूर्तियों को बड़े गौर से उसको देखेंगे और समझेंगे तो ही हम लोग इतना विस्तृत वर्णन कर सकेंगे। अब देखते हैं कि इतने गौर से देखने के बाद ही इतना सब कुछ है कि एक मूर्ति है जो एक नारी की है, उसके कमर पर हाथ रखकर और नृत्य की मुद्रा में दर्शाया गया है। दूसरी मूर्ति में पशुपतिनाथ शिव का है। तीसरे में दाढ़ी वाले के व्यक्ति की है। तीनों मूर्तियों में कला के सर्वश्रेष्ठ नमूने का प्रदर्शन हुआ है और ये सब का मूर्तिकार के कुशलता पर निर्भर करता है। इतनी सारी बातें कही गई है। तो अब फिर इसके लिए देखते हैं कि कौन सा विकल्प इससे जुड़ा हुआ है या नहीं है उस सवाल में। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। गद्यांश में मूर्तियों का सविस्तार वर्णन दर्शाता है। सूक्ष्म अवलोकन एवं कला प्रेम, प्राचीन मूर्तियों की भाव भंगिमा, स्थूल अवलोकन कला प्रेम, सांस्कृतिक एकता, सौहार्द। तो यहाँ पर देखेंगे ये प्राचीन मूर्तियों की भाव भंगिमा की चर्चा उसमें है, पर महत्वपूर्ण वो नहीं है। स्थूल अवलोकन एवं कला प्रेम ये भी सही नहीं लगता है। सांस्कृतिक एकता की कोई बात ही नहीं है। इसमें सूक्ष्म अवलोकन, इसका जो है सूक्ष्म अवलोकन एवं कला प्रेम, ठीक है, ये इसका सही विकल्प है। अब वहाँ देखा था आपने, याद है? बिल्कुल वैसे ही ये सूक्ष्म अवलोकन एवं कला प्रेम गद्यांश में मूर्तियों का सविस्तार वर्णन जो है वो दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो सूक्ष्म अवलोकन, मूर्तियों का सूक्ष्म अवलोकन, गहराई के साथ उसको देखना, परीक्षण करना, निरीक्षण करना उसका। और ये सब तभी कोई करता है जब इसको कला से प्रेम होता है। और मूर्तियाँ बनाने वाला जो व्यक्ति होता है उसे भी कला से प्रेम होता है। कोई चीज़ अगर आप देखते हैं, जिस चीज़ से आपकी लगाव होती है, आप उससे लगाव होते हैं, आपका जुड़ाव होता है, उसी चीज़ को आप बड़े गौर से देखते हैं, बाकी चीज़ों को आप ओवरलुक भी कर जाते हैं। तो आप देखते तब है जब आपको उसके लगाव होगा, तो आपको उससे प्रेम होगा। तो यहाँ पर मूर्तियों से लगाव है तो कला प्रेम है यहाँ पर। और उसके बारे में इतना विस्तृत अगर कोई आदमी वर्णन कर रहा है तो निश्चित रूप से वो उसका सूक्ष्म अवलोकन कर रहा होगा। तो सूक्ष्म अवलोकन एवं कला प्रेम ये आंसर होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। पांचवा जो प्रश्न होगा उसको हम लोग देखें। पांचवें प्रश्न के लिए हम लोग देखें तो इसके लिए गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग गद्यांश पहले ही पढ़ चुके हैं। और गद्यांश अगर पहले पढ़ चुके हैं तब इसके विकल्पों को देखें तो बात शायद कुछ समझ में आ जाए और हम लोग इसको बना भी सकें। तो पहला देख लेते हैं। इसमें जो दिया गया है प्रश्न, पहले आप समझ लें कि निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक करें। यानी पहला कथन जो है ए जो है वो आपकी कथन है और आर जो देख रहे हैं वो उसका कारण है। तो कथन में क्या है? भारतवर्ष में कला एवं संस्कृति का अनूठा प्रदर्शन हर समय हुआ। ये तो बिल्कुल सही है भाई, ये सही है। दूसरा है भारतीय वास्तुकला व मूर्तिकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। तब इस तरह हम लोग देखें अगर, तो पहला कह रहा है आपको कि कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत हैं। ये नहीं है। कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। नहीं, ये भी सही नहीं है कि दोनों को आप मिला के देखेंगे, दोनों मिलते रहना चाहिए। दूसरा है कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। घ है कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, आर कथन की सही व्याख्या करता है। अब यहाँ क्या है? बात तो ये दोनों सही है, लेकिन जब व्याख्या की बात आती है तो पहला तो दो तो है ही नहीं। तो ये तो कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत है, ये भी गलत है आपका। दूसरा है कथन ए गलत है लेकिन आर सही है,
तो ये भी आपका गलत है। अब बात आ जाती है, ये दो तो पहले ही निकल गए। अब इस दोनों में आपको देखना है सही। कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। व्याख्या में कह रहा है कि है उसका भारतीय वस्तु कला एवं मूर्ति कला की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, ये व्याख्या करता है उसका। ये तो सही नहीं है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं लेकिन आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। नहीं, ये तो उसकी व्याख्या नहीं, ये उसका व्याख्या नहीं करता है, तो इसका मतलब ये सही नहीं है। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपको ग। मतलब कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। मतलब ये कि ये वाला जो है वो सही है लेकिन ये उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ये जो है इसकी सही व्याख्या नहीं करता, ऊपर वाले का सही व्याख्या नहीं करता है। ये अपने आप में सही हो सकता है लेकिन ये कहे कि इसकी व्याख्या मतलब ए कथन ए की जो व्याख्या है कारण आर कर रहा है, ये सही नहीं है, ये कारण सही नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए इस तरह इसका सही जवाब होगा ग। कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। क्लियर है। तो ये थे आपको जो सीबीएसई के द्वारा इस वर्ष जो सैंपल पेपर जारी किए गए, उसमें जो कुछ गद्यांश दिए थे उनमें से एक गद्यांश को हम लोगों ने आज बनाने का प्रयास किया और गद्यांश को बनाना सीखा। आशा है कि इस तरह आपको बात कुछ समझ में आई होगी। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें इसी सैंपल पेपर का एक दूसरा गद्यांश है, उसको भी हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। और आशा है अगर इस तरह की कुछ 2-4 वीडियो और हम लोग बना लें और उसको हम लोग देखने का प्रयास करें तो हम लोगों को ये गद्यांश बनाना आसान हो जाएगा और आसानी से हम लोग गद्यांश बना सकेंगे। ठीक है। तो आशा है इस बार की परीक्षा में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी सहयोगी होगा, सहायक होगा। तो चलते हैं, आज भर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।